नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सीजपाल परीक्षा में जो हमारे क्वेश्चन आए थे उन पर अपना चर्चा करते हैं। उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको देखते हैं जो उनसे मिलकर बनाए जा सकते हैं। ये हमारी सीरीज है जो चलाई जा रही है अपने प्रीवियस पेपर वाली। यदि आपने पिछले पेपर नहीं देखे, आप एक बार प्लेलिस्ट में जा सकते हो और पिछले पेपर भी देख सकते हो। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। शिशपाल पेपर में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। तो पहले तो आपको याद रखना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसकी चीज से होता है, ये याद रखना। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण एक तो जातिवाचक संज्ञा से हो जाता है, उसके बाद सर्वनाम से हो जाता है, विशेषण से हो जाता है, क्रिया से हो जाता है और अव्यय से हो जाता है। इन सब से हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। किससे नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता। भाववाचक संज्ञा जिसे हम अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं, याद रखना। इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अदृश्य संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है संयुक्त स्वर में शामिल नहीं किया जाता। कौन सा वर्ण है हमारा जिसे हम संयुक्त स्वर में शामिल नहीं करते? क्वेश्चन पूछा गया हमारे संयुक्त स्वर से। देखो, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। सबसे पहले आपका ए होता है, फिर ऐ होता है, ओ और औ। ये क्या है? हमारे संयुक्त स्वर है। और ये दिया गया है कौन सा इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब देख लो कौन सा दिया गया है जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ई हमारा संयुक्त स्वर नहीं होता, तो फिर ये क्या होता है? ये हमारा दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, याद रखना आपको कौन कौन से होते हैं। जैसे आ आता है, ई आता है, उ आता है, उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। ये होते हैं हमारे टोटल 7। ठीक है, देखो ये हमारे दीर्घ स्वर है। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर तो बताना 7। ठीक है, तो ये जो हमारा ई है इसे हम संयुक्त स्वर में काउंट नहीं करते, इसे हम कहां करते हैं? दीर्घ स्वर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर अलग होते हैं, दीर्घ स्वर अलग होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन है और कोई हमारे द्वारा बनाया गया टेस्ट पेपर नहीं है, हमारे एग्जाम में आया हुआ टेस्ट पेपर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा वर्णमाला से ही दिया गया है। और क्या दिया गया है? संकर वर्ण बताने हैं हमें। कौन से हमारे संकर वर्ण हैं? तो देखो, ये जो संकर वर्ण है, ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपको दे दिए गए हैं। क्या इसका आंसर होगा? आपको पता होगा। जो हमारे संकर वर्ण होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संकर वर्ण की जगह द्विगुण व्यंजन भी हो सकता था। द्विगुण व्यंजन भी हो सकता था। उसके बाद ताड़नजात व्यंजन भी बोला जा सकता है इन सबको। अन्य संकर वर्ण तो दे रखा है। और आपका उच्छिप्त व्यंजन भी बोला जा सकता है। अब देखो, संकर वर्ण, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात और उच्छिप्त व्यंजन, ये सबको बोला जाता है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया हमारे डे और ड हमारे क्या है? संकर वर्ण है। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो ये संकर वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, संकर वर्ण यही होते हैं, वो संकर शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? ये संकर शब्द होते हैं। ठीक है, वो संकर वर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। यही अंतर है और यही अपना प्रैक्टिस सेट का अंतर होता है कि जो गलती हमारी एग्जाम में ना हो वो प्रैक्टिस सेट में हो जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? तो ये याद रखना, ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, ओम थानवी। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन थे? ओम थानवी।
जितने भी क्वेश्चन है सब लगाने हैं आपको। आप देख सकते हो किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो जो दिया गया है, शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य छांटो जो हमारा दिया गया है। पहला दिया गया है, अज्ञ ने अनेक ग्रंथ लिखे। उसके बाद अज्ञ ने अनेकों ग्रंथ लिखे। अज्ञ ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। तो देखो अनेकों आते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेकों नहीं होता, अनेक ही होता है। ठीक है, तो बस अनेकों काट दो, जो शुद्ध हो जाएगा अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब वाला जो हमारा सिलेबस आया है उसमें हमारे वाक्य शुद्धि अलग से टॉपिक जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। और वाक्य शुद्धि क्या होते हैं, जो हमारे एग्जाम में पहले भी आते थे, ये आया हुआ है हमारे सीचपाल में, और जो आगे भी अब आया करेंगे। तो वाक्य शुद्धि हमारा नया टॉपिक जोड़ा गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिया गया है, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। कौन सी संधि इसमें होगी? देशाभिमान। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देश धन अभिमान। और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि हमारी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, क्या पूछ लिया है इसमें, शीतोष्ण का अर्थ बताना है। शीतोष्ण का क्या अर्थ होता है? शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा और गर्म। जहां ठंडा और गर्म दोनों मिक्सचर हो उसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? 1000 बार तो मैंने बोल दिया होगा कम से कम किस भाषा का शब्द है, तो बताना ये सर हमारा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो बताना ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। अन्य शब्द भी जो आपके याद रखने अरबी के, जैसे आता है एक बहुत महत्वपूर्ण, अखबार, सुल्तान। उसके बाद मौसम। मौसम के बाद एक शब्द आता है हमारा तुर्की, याद रखना तुर्की हमारा अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद किताब, जो हमारे एग्जाम में 1000 बार पूछे गए हैं। अदालत, जब अदालत आ जाएंगे तो वकील साहब भी आ जाएंगे, अदालत के बाद वकील। शराब, गरीब, अमीर, ये सब कौन सी भाषा के शब्द है हमारे? ये हमारे अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी तरह से देखो मुहावरा पूछा, कुछ भी पूछा जा सकता है। 1000 बार अखबार पूछ लिया गया है, सुल्तान, मौसम, ये सब पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है और पूछा गया है उद्धरण चिन्ह के बारे में। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, क्वेश्चन है हमारे विराम चिन्हों से। विराम चिन्हों से जब कभी भी हमारा क्वेश्चन आ जाए, आपको याद रखना है कि अब वाले जो हमारे क्वेश्चन है उसमें विराम चिन्ह से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में बना दिए जाते हैं। तो ये जो पूछा गया है आपको बताना है उद्धरण चिन्ह। तो पहले तो याद रखना उद्धरण चिन्ह के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इकहरा उद्धरण, एक होता है इकहरा उद्धरण, दूसरा होता है दुहरा उद्धरण, जो आपने इस तरह से देखे होंगे। ये इकहरा है और ये दुहरा उद्धरण है। ठीक है, ये याद रखना। और ये कब प्रयोग किए जाते हैं? जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, जो हमारा चिन्हों से क्वेश्चन है, अगर पूछे विराम चिन्हों की संख्या तो बताना 20। किस व्यक्ति के आधार पर है, तो बताना कामता जी प्रसाद विद्वान थे, उनके आधार पर विराम चिन्हों की संख्या 20 है। इन 20 विराम चिन्हों में से आपको याद रखना एक होता है हमारा पूर्ण विराम, जो हम पूर्ण विराम इस तरह से लगाते हैं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में नहीं करते हैं। और एक होता हमारा योजक चिन्ह, जो हमारा इस तरह से लगा हुआ था, इसका प्रयोग हम अपना संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो याद रखना जूही की कवि
किसकी रचना है ये आपकी, तो बताना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, निराला को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम महाप्राण के नाम से भी जानते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो आई है जूही की कली। इससे अलग भी पूछी जाती है, जैसे आपकी आती है नए पत्ते। नए पत्ते किसकी है, तो बताना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद परिमल अनामिका, परिमल नए पत्ते अनामिका। ठीक है, उसके बाद गीतिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 11 दिया गया है। लिंग, वचन और कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। लिंग, वचन और कारक के आधार पर जब किसी में कोई परिवर्तन आ जाता है उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो याद रखना अगर परिवर्तन हो जाए तो उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, और होता परिवर्तन नहीं हो पाता, लिंग वचन कारक के आधार पर जब परिवर्तन ना हो पाए ना हो तो अविकारी हो जाते हैं। जबकि हमारे जो एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकारी शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है। पहले ठेठ, सांझ, लोटा और पगड़ी, कौन सा शब्द है जो हमारा देशज नहीं है, तो बताना ऑप्शन नंबर बी हमारा देशज नहीं है, ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, ये हमारा देशज शब्द नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, अर्थात क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है, तो आपको बताना है क्रिया की उत्पत्ति होती है हमारी धातु से। ठीक है, और धातु के कितने भेद होते हैं, तो धातु के 2 भेद होते हैं। पहला मौलिक धातु और दूसरा यौगिक धातु। ठीक है, तो क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है, धातु से होती है। और धातु में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे एक शब्द लिख देता है, मैंने लिख दिया खा, ये हमारा क्या है, खा एक धातु है। जैसे ही इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ना, एक शब्द बना खाना। ठीक है, तो याद रखना जो धातु रूप में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का रूप ले लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है, तो धातु से होती है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप भी धातु ही होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, जिससे क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। रिपीट क्वेश्चन 1000 बार, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन कहलाता हमारा संधि। ठीक है, और 2 शब्द हो जाते तो हो जाता हमारा समास, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा है 2 वर्णों के मेल से। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है, अरविंद का पर्यायवाची बताना है हमें, क्या होगा अरविंद का पर्यायवाची शब्द। तो आपको याद रखना है अरविंद के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे हमारा एक शब्द होता है पंकज, उसके बाद सरोज, नलिन, कज, उसके बाद अन्य हो जाते हैं जैसे राजीव, सतदल, सरसिज, उसके बाद तामरस, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, पुंडरिक, ये शब्द है हमारे सब। ठीक है, उसमें अरविंद भी है, और ये किसके पर्यायवाची हैं, सब हमारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। कज, पंकज, जलज, नीरज, सरोज, अंबिज, सब किसके, कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद भी किसका है, कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे दिया गया है हमारा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। ठीक है, कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है कि कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको याद रखना कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है। इससे पहले जो आपको याद रखना है, कबीर दास के
पूछा जाए गुरु जी का नाम क्या था तो बताना कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। क्या नाम था? रामानंद। कबीरदास के दोहे प्रसिद्ध हैं और कबीरदास के जो दोहे हैं वो कहां पर हैं तो बताना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है कबीरदास के दोहे। जो अर्जुन देव द्वारा लिखा गया आपका ग्रंथ है उसमें किस कवि के दोहे हैं तो बताना कबीरदास के दोहे हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक है आपके बीजक, उसके बाद शबद, बीजक, शबद, साखी और रमेन, ये आपको पता होगा। लेकिन अब जो आपको एक और याद रखनी है, अभी पूछी गई है एग्जाम में, अनुराग सागर। तो अनुराग सागर, रमेनी, साखी, शबद और बीजक, ठीक है, पांचों किसकी है? कबीरदास की है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया है वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा बोला गया है तो बताना वाणी का डिक्टेटर इन्हें बोला गया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ये कबीरदास के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इनकी भाषा से आता है, और आपने कई बार देखा होगा कि कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था, या कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है तो सदुकड़ी किसने कहा है आपको बताना है। ये कहा है राम चंद्र शुक्ल ने, जबकि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास द्वारा। और यहां पर हमारा कबीरदास का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इनसे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, याद रखना है। वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है तो बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो दिया गया है हमारा, परिभाषा पूछ लिया किसी शब्द की, आपको बताना क्या है ये। व्यंजन जिनके उच्चारण में सांस लेते समय कम मात्रा या कम ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र या सांस लेते समय कम ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, अगर पूछा गया कम ऊर्जा खर्च हो तो वो हो जाता अल्प प्राण, कम ऊर्जा अल्प प्राण। अगर इसकी जगह ज्यादा कर देते तो महाप्राण हो जाता। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण से क्वेश्चन पूछ लिया, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आप देखो बड़माला से तीसरा चौथा क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रघुपति साहे। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर हो जाएगा, रघुपति साहे किसका नाम था? तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, देवनागरी लिपि का विकास पूछ लिया गया है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ हमारा ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बतानी है, या उत्तराखंड की दूसरी भाषा क्या है? ये तो पता है आपको, उत्तराखंड की दूसरी भाषा क्या है, सभी को पता है। क्या है आपकी? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत को और क्या कहते हैं हम तो बताना देवों की भाषा और भाषा की माता। ठीक है, या भाषा की जननी किसे बोला गया है? संस्कृत को ही बोला गया है। उसके बाद अब आपको जो बताना है, गिव अवे क्वेश्चन आपके लिए, कि किस राजा को संस्कृत प्रेमी बोला गया है? आपको बताना है अपने इतिहास में हमने किसे संस्कृत प्रेमी बोला है। एक तो ये आपको बताना है किस राजा को, उससे अलग जो बताना है कि किस वंश की भाषा संस्कृत थी, ये आपके लिए गिव अवे है। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और अपने टेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।